नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं अजीज स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे परिवार रोजगार विद अंकित पर। कैसे हो प्यारे साथियों आप सब लोग? तो जल्दी से लाइव आ जाओ। बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे, हालांकि मैं डेली ही 30 क्वेश्चंस आपको करा रहा हूं। 30 क्वेश्चंस का मतलब ये है कि 30 अगर मल्टीप्लाई करते हैं हम 4 से तो 120, और 120 की भी मैं एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन की बात करूं तो लगभग 150 के आसपास क्वेश्चंस हम 1 घंटे में कर पा रहे हैं। तो आपसे आशा करूंगा कि जितनी भी चीज़ें मैं यहाँ पर कराता हूँ आप लोग अच्छे से करते हुए चलिए। ये क्लास थोड़ी सी लेट हो गई क्योंकि अंकित सर की क्लास चल रही थी। अभी हम लोग बात करेंगे, ये चौथा प्रैक्टिस सेट है और आप लोग भरपूर प्यार दे रहे हैं, इसी प्यार को ऐसे ही बरकरार बनाए रखना। हम बात करते हैं, कल आप लोगों ने बहुत अच्छे कमेंट किए, बड़ा मोटिवेशन मिलता है। देखिए, ऐसा नहीं है कि कमेंट आपके आते हैं, जब कमेंट आपके आते हैं, जब टीचर पढ़ता है तो उसको खुद मोटिवेशन मिलता है कि भाई मैं आप लोगों के लिए जो मेहनत कर रहा हूँ वो मेहनत एक सकारात्मक रूप में जा रही है। मुझे पता चलता है कि भाई चलो, कम से कम जो मेरी मेहनत है, जो मैं 6 से 7 घंटे अपना जो भी मैं मेहनत कर पा रहा हूँ आप लोगों के लिए, वो उसको आप एब्जॉर्ब कर रहे हैं, उसके लिए आप अपना समर्थन मुझे दे रहे हैं। तो मेरे अंदर मोटिवेशन आता है, मैं कल और ज़्यादा मेहनत करने का प्रयास करता हूँ। तो ऐसे ही आप लोग पढ़ते रहे। मैंने आपको होमवर्क में भी मैं वन लाइनर कुछ क्वेश्चंस देकर जाता हूँ और आप लोगों से पूछता भी हूँ कि भैया इसका आंसर क्या है, आप लोगों ने पढ़ा या नहीं पढ़ा। जो वर्दी वाले प्रश्न के नाम से मैं आपको यहाँ पर रखता हूँ। देखिए, वर्दी वाले प्रश्न है, इस साल जुलाई में यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? चलिए बताइए। आप लोगों ने ये पढ़ा था, मैंने कल बताया भी था, तो आप कहेंगे सर भारत करेगा। कौन करेगा मेरे बच्चे? भारत करेगा। ठीक है, तो कौन करेगा? आप कहेंगे सर भारत करेगा। ठीक है, कौन करेगा? भारत। लिखा है चंदूबी महोत्सव हाल में किस राज्य में मनाया गया? जल्दी से कमेंट करके बता दें कि सर कहाँ पे मनाया गया है। तो आप कहेंगे सर असम में। कहाँ पर? असम में। तो ये सारी चीजें आप लोग अच्छे से पढ़ते हुए चलें। एक है, हाल ही में किस राज्य में कॉलेज फंगथानसी मिशन की शुरुआत की गई है? तो कहाँ पर की गई है? तो आप कहेंगे, भैया याद किया होगा तो आपको याद आ जाएगा कि मणिपुर में की गई है। जब आप इसको याद करके गए होंगे तब आपको याद आ जाएगा। आगे बात करते हैं, एलिजाबेथ वॉर्न किस देश की प्रधानमंत्री थी जिन्होंने हाल ही में इस्तीफा दिया है? तो आप कहेंगे सर वो फ्रांस की थी। फ्रांस की प्रधानमंत्री थी जिन्होंने हाल ही में इस्तीफा दे दिया है। नेक्स्ट है, ई गवर्नेंस पर 2 दिवसीय क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? आंसर्स याद है आप लोगों को? गुवाहाटी है। अब आप लोग बेटा पीडीएफ खोलकर तो नहीं बैठे हैं, तो आप लोग कभी देखकर आंसर दे रहे हैं, अगर देखकर आंसर दे रहे हैं तो इसका कोई भी बेनिफिट नहीं है, कोई भी इसका सही बेनिफिट नहीं है, कोई फायदा नहीं है। यदि आप याद कर रहे हैं तभी इसका बेटा फायदा है। बात आती है अडानी अडानी पोर्ट्स के नए सीईओ के रूप में। अडानी बंदरगाह, पोर्ट्स मतलब बंदरगाह, तो आप कहेंगे भैया अश्वनी गुप्ता। कौन हो जाएंगे? तो आप कहेंगे सर अश्वनी गुप्ता। आप लोग कह देंगे सर कौन हो जाएंगे? अश्विनी। ऐसे लिखना भैया, इसको ऐसे लिखना, अश्विनी गुप्ता। ये अश्विनी इस प्रकार से लिखना, अश्विनी गुप्ता। ठीक है जी, अश्विनी की स्पेलिंग ये ऐसे लिखते हैं। इंडस फूड 2024 प्रदर्शनी का उद्घाटन किसने किया था? तो आप कहेंगे सर पीयूष गोयल जी ने किया था। किसने? पीयूष गोयल जी ने किया था। तो आप कहेंगे सर पीयूष गोयल ने किया। अच्छा, नेक्स्ट है कि गोल्डन ग्लोब्स 2024 में मोशन पिक्चर ड्रामा कैटेगरी में सर्वश्रेष्ठ अभिनय के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे मिला है? तो आप कहेंगे सिलियन मर्फी को मिला है। किसको? सिलियन। आप ये लिखना, सिलियन मर्फी। किसको मिला है? सिलियन मर्फी को मिला है। ये आप लोगों ने याद किया होगा। बंगाल की खाड़ी में कृष्णा गोदावरी बेसिन डीप सी प्रोजेक्ट किसके द्वारा संचालित किया जा रहा है? तो आप क्या कहेंगे सर? ओ एन। आप ऐसे भी लिखना भैया, ओ एन जी सी के द्वारा बेटा इसको क्या किया जा रहा है? संचालित किया जा रहा है। नेक्स्ट है, गोल्डन ग्लोब्स 2024 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किस फिल्म को मिला है? तो आप कहेंगे ओपेनहाइमर को मिला है। किसको? ओपेनहाइमर। किसको मिला है मेरे दोस्त? तो आप कहेंगे सर ओपेनहाइमर।
ओपेनहाइमर को ये दिया गया है। ठीक है, यहां तक आप लोग इसको लिखना कि भैया किसको मिला है गोल्डन ग्लोब 2024 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड, तो ओपेनहाइमर को मिला है। बंगाल की खाड़ी कृष्णा गोदावरी बेसिन डीप प्रोजेक्ट किसके द्वारा संचालित, ओएनजीसी के द्वारा। और भैया सर्वश्रेष्ठ या बेस्ट फिल्म किसको, 2 गोल्डन ग्लोब्स के द्वारा, तो सिलियन मर्फी को। अच्छा, इंडस फूड 2024 प्रदर्शनी का उद्घाटन, तो आप कहेंगे पीयूष गोयल को। ठीक है, अडानी पोर्ट्स के नए सीईओ कौन होंगे, अश्वनी गुप्ता हो जाएंगे। ई गवर्नेंस पर 2 दिवसीय क्षेत्रीय सम्मेलन गुवाहाटी में होगा। एलिजाबेथ वॉर्न ने इस्तीफा दे दिया, फ्रांस की प्रधानमंत्री थी। और बेटा कॉलेज फंगथासी, ये फंगथांसी मिशन की शुरुआत मणिपुर में हुई है। और बेटा ये महोत्सव बहुत इंपॉर्टेंट है, चमुंदसी महोत्सव बेटा असम में हुआ है। और जुलाई में यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की अध्यक्षता कौन करेगा, भारत, जिसमें 21 देश शामिल होंगे। यहां तक हम लोगों ने, ये मैंने आपको करंट अफेयर के कुछ टॉपिक्स थे जो आपको बता दिए। हालांकि मैं डेली नई नई चीजें आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूं। चलिए आगे बात करते हैं। पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम कौन था, मैं चैप्टर वाइज करा रहा हूं। देखिए हम चैप्टर वाइज कर रहे थे, अब हम मध्यकालीन इतिहास में आ जाते हैं और यहां पर आप लोग कहेंगे सर कौन है, चलिए जल्दी जल्दी से बता दीजिएगा। आप कहेंगे सर महमूद गजनबी था, मोहम्मद बिन कासिम था, मोहम्मद गौरी था, फिरदौसी था। तो आप कहेंगे मोहम्मद बिन कासिम था। मोहम्मद बिन कासिम ने 711 ईस्वी में क्या किया था, सिंध पर हमला किया था। किस पर, सिंध पर आक्रमण किया था, सिंध पर आक्रमण किया था। क्या सबसे पहले इसी ने आक्रमण किया था, इससे पहले भी आक्रमण हुए थे। इससे पहले बेटा किसने, तो 711 में 2 लोगों ने आक्रमण किया था। एक तो उबैदुल्लाह ने, किसने, उबैदुल्लाह, आप कहेंगे सर उबैदुल्लाह के द्वारा आक्रमण किया गया था। और एक बुदेल के द्वारा आक्रमण किया गया था, किसके द्वारा, बुदेल के द्वारा। लेकिन ये दोनों ही असफल आक्रमण थे, ये दोनों ही असफल आक्रमण थे। तो पहला सफल आक्रमण कब होता है, तो आप कहेंगे सर पहला सफल आक्रमण होता है 711 में। यही मोहम्मद बिन कासिम होगा जिसने 712 ईस्वी में जजिया कर लगाया था। क्या लगाया था, जजिया कर लगाया था। जजिया कर लागू करने वाला बेटा कौन शासक था, तो इसको सबसे पहले सिंध में ही लगाया गया था। कहां पर, सिंध में लगाया गया। जब बात जजिया कर की आ रही है तो आप कहेंगे जजिया कर को बेटा ब्राह्मणों पर किसने लगाया था, ब्राह्मणों पर जजिया कर किसने लगाया था, ब्राह्मणों पर जजिया कर किसके द्वारा लगाया गया था, तो आप कहेंगे सर किसके द्वारा, तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। किसके द्वारा, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा लगाया जाता है, तुगलक। अच्छा बात आती है कि सर ये बताइए जजिया कर को समाप्त किसने किया था, जजिया कर को समाप्त किसने कर दिया था, जजिया कर समाप्त किसने किया था, तो हम कहेंगे सर समाप्त किया था 1564 में अकबर के द्वारा। किसके द्वारा, अकबर द्वारा समाप्त कर दिया जाता है। किसके द्वारा, अकबर द्वारा। इसे पुनः किसने लगाया था, तो पुनः लगाया था बेटा किसने, औरंगजेब ने। किसने लगाया था, औरंगजेब ने इसने पुनः लगा दिया था। कब, 1679 में। ठीक है, इसके बाद भैया इसको पुनः समाप्त किसने कर दिया था, तो ये तो लागू कर दिया, पुनः लागू कर दिया। ठीक है, लेकिन इसको पूर्णतया समाप्त किसने कर दिया था, तो आप कहेंगे सर इसको समाप्त किसके द्वारा किया जाता है, 1712 में इसको किसके द्वारा समाप्त किया जाता है। कौन कौन बच्चा यहां पर देख रहा है, जल्दी से इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए। तो आप कहेंगे जहांदार शाह के द्वारा। किसके द्वारा, जहांदार शाह के द्वारा। किसके द्वारा, जहांदार शाह के द्वारा, जहांदार शाह के द्वारा इसे पुनः समाप्त कर दिया गया था। चलिए यहां पर आप लोगों ने लिख लिया। अब मोहम्मद बिन कासिम के बारे में हम बात करेंगे कि इसने दाहिर पर, सिंध का शासक कौन था जिस पर हमला किया था, सिंध का शासक था बेटा दाहिर, जो कि ब्राह्मण था। कौन था, दाहिर। दाहिर कौन था, ये दाहिर ब्राह्मण शासक था। कौन था बेटा, दाहिर, ये ब्राह्मण शासक था। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, शानदार, इसको आप लोगों ने यहां तक लिख लिया होगा। आगे हम लोग चल लेते हैं। इसके बारे में हम बात कर गए कि सर ये कौन था, ये अरब था, जिसका वर्णन बेटा चचनामा में हुआ है कि ये अरब था। अरबों का पहला आक्रमण बेटा ये है, इसका वर्णन चचनामा में किया गया है। लौह और रक्त की नीति किसने अपनाई थी,
लोह और रक्त की नीति किसने अपनाई थी, जल्दी जल्दी से बता दीजिएगा। कौन बच्चा बता रहा है, तो हम लोग यहां पर बात करेंगे। चलिए बता दीजिए, बहुत शानदार, लाजवाब। तो हम लोग बात कर लेते हैं कि सर बाबर ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, बलबन ने। लोह और रक्त की नीति बेटा बलबन ने अपनाई थी। किसने, बलबन ने। बलबन के द्वारा बेटा कुछ प्रथाएं स्टार्ट की जाती हैं। बलबन के द्वारा जैसे पेवोस, कौन सी, पेवोस प्रथा स्टार्ट की थी, पेवोस, सिजदा, पेवोस प्रथा स्टार्ट की थी, सिजदा प्रथा स्टार्ट की थी, सिजदा। और बेटा नवरोज, नवरोज प्रथा भी इसी के द्वारा, नवरोज प्रथा मेरे भाई, नवरोज प्रथा भी इसी ने स्टार्ट की थी। अच्छा, ये क्या कहता था, बलबन कहता था कि जब भी मैं किसी गरीब को देखता हूं तो मेरा हाथ मेरी तलवार पर उसका सर कलम करने के लिए अपने आप चला जाता है। मतलब गरीबों से नफरत करता था। ये अपने आप को जिल्ले इलाही कहलाता था। क्या कहलाता था, जिल्ले इलाही। आप कहेंगे सर इसने अपने आप को क्या कहा है, जिल्ले इलाही कहा। कि जिल्ले इलाही की उपाधि किसने धारण की थी, इसने कहा बलबन ने कि मैं भगवान की छाया हूं, मैं ईश्वर की छाया हूं। इसने क्या कहा कि मैं ईश्वर की छाया हूं, ईश्वर की छाया, अपने आप को ईश्वर की छाया बताया। ठीक है, अब बात करते हैं बाबर। बाबर कौन था, तो ये था मुगल वंश का शासक। कौन था, मुगल वंश का शासक। मुगल वंश का संस्थापक कौन था बेटा, बाबर था, संस्थापक। अब बात कहेंगे सर बाबर के बारे में। बाबर ने 1526 में मुगल वंश की नींव रखी थी। किसकी, मुगल वंश की नींव रखी, मुगल वंश की स्थापना कर दी। क्या कर दी, स्थापना। बाबर ने 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा। कौन सा, पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा। कौन सा युद्ध लड़ा, प्रथम युद्ध लड़ा। कि सर प्रथम युद्ध में किसको पराजित किया, इब्राहिम लोदी को। किसको, इब्राहिम लोदी को। कि सर इब्राहिम लोदी कौन था, ये लोदी वंश का शासक था। और लोदी वंश का संस्थापक कौन था, बहलोल लोदी। कौन है, बहलोल लोदी। ठीक है जी, चलिए। मोहम्मद बिन तुगलक को बेटा क्या कहते थे, एमबीटी। और एमबीटी को बेटा रक्त पिपासु कहते थे। क्या कहते थे, रक्त पिपासु कहा जाता था। रक्त पिपासु या पागल कहा जाता था। क्या कहते थे इसको, पागल कहते थे, पागल बादशाह कहते थे। इसको असफलताओं का बादशाह भी कहा जाता था, असफलताओं का बादशाह। आप कहेंगे सर असफलताओं, असफलताओं का बादशाह। ठीक है, असफलताओं का बादशाह। चलिए यहां पर हम लोग सारी चीजों पर चर्चा करते हैं। अलाउद्दीन खिलजी की बात करते हैं तो ये भैया कब से कब तक, तो 1296 से 1320 तक ये राजा रहता है। ठीक है, खिलजी वंश का दूसरा राजा था। कौन था, खिलजी वंश का दूसरा राजा। चलिए बहुत बढ़िया, शानदार। चलिए यहां पर आप लोगों ने लिख लिया होगा, लिख लिया आप लोग। चलिए बहुत बढ़िया, आगे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की अवधि हमने अभी पढ़ी 1296 से लेकर 1316 तक। अलाउद्दीन खिलजी, खिलजी वंश का संस्थापक कौन था, तो आप कहेंगे सर खिलजी वंश का संस्थापक, खिलजी वंश का संस्थापक कौन था। संस्थापक पूछा जाएगा तो आप कहेंगे सर संस्थापक था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। कौन था बेटा, जलालुद्दीन खिलजी। अब बात ये आती है कि जल्दी जल्दी से मुझे बताइए कि जलालुद्दीन खिलजी ने किसकी हत्या की थी, जल्दी से बता देंगे। जलालुद्दीन खिलजी, आप कह देंगे सर कौन, जलालुद्दीन खिलजी। कौन, जलालुद्दीन खिलजी, ये इसका चाचा था, जलालुद्दीन खिलजी। अच्छा चलिए, हमने पढ़ लिया कि सर ये राजा बना 1290 से लेकर 1296 तक शासन किया। तो इसकी हत्या किसने कर दी थी, इसकी हत्या भैया 1296 में कौन, अलाउद्दीन खिलजी करता है। कौन करता है, अलाउद्दीन खिलजी कर देता है, अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है जी, कौन करता है, अलाउद्दीन खिलजी कर देता है। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने कर दी। अब बात आती है कि सर अलाउद्दीन खिलजी ने कौन कौन सी प्रथाएं चलाई थी, जैसे बाजार नियंत्रण प्रणाली। बाजार नियंत्रण प्रणाली किसके द्वारा स्टार्ट की जाती है, नियंत्रण प्रणाली किसने स्टार्ट की थी, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने प्रारंभ की थी। अब बात आती है कि सर इसने घोड़े दागने की प्रथा चलाई थी, घोड़े दागने की प्रथा। क्या करने की प्रथा, घोड़े दागने की प्रथा किसने चलाई थी, दागने की प्रथा।
ठीक है जी। घोड़े दागने की प्रथा, सैनिकों का हुलिया, कि भैया सैनिकों का हुलिया किसने तैयार किया था, सैनिकों का हुलिया किसने तैयार किया था, ड्रेस किसने बनाई थी, तो आप कहेंगे अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने ही स्थायी सेना रखने का, स्थायी सेना रखने की प्रथा स्टार्ट कर दी थी। स्थायी सेना इसने रखना प्रारंभ कर दिया था। अब इसके कुछ महत्वपूर्ण आक्रमण पढ़ लेते हैं कि सर इसके महत्वपूर्ण आक्रमण कौन कौन से हैं। महत्वपूर्ण आक्रमण आते हैं गुजरात विजय, कि भैया कौन सी विजय, गुजरात विजय, कि भैया गुजरात विजय कब की थी इसने, गुजरात विजय की थी 1297 में। कब, 1297 में। इसके बाद रणथंभौर विजय, कौन सी, रणथंभौर विजय। आप कहेंगे रणथंभौर विजय कब की थी इसने, रणथंभौर विजय की थी 1301 में। कब, 1301 में। उसके बाद चित्तौड़ आक्रमण, कि भैया इसने चित्तौड़ पर कब आक्रमण किया था, चित्तौड़ पर इसने आक्रमण किया था 1303 में। कब, 1303 में। मालवा को कब जीता था इसने, तो आप बता देना सर, मालवा को इसने जीता था 1305 में। कब, 1305 में। बात आती है कि सर अलाउद्दीन खिलजी ने अपने किस सेनापति को भेजा था दक्षिण पर आक्रमण करने के लिए, तो आप कहेंगे अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण के जीतने के लिए किसको भेजा था, दक्षिण विजय के लिए किसको भेजा था, दक्षिण विजय के लिए बेटा इसने एक सेनापति बनाया था, सेनापति जिसका नाम क्या था, मलिक काफूर। क्या नाम था, मलिक काफूर। तो आप कहेंगे सर मलिक काफूर को भेजा था। ये कौन था, ये किन्नर था। ये कौन था, किन्नर। और इसे 1000 दिनार में खरीदा था, इस कारण इसे 1000 दिनारी भी कहा जाता था। क्लियर है। यहां तक लिख लेंगे कि दक्षिण को जीतने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला सेनापति कौन था, तो आप कहेंगे मलिक काफूर था। कौन था, मलिक काफूर था। क्लियर है। चलिए, हाँ जी, क्या है कह रहे हैं ये, मोहम्मद बिन कासिम 712 में आया था जजिया। अरे बेटा पढ़ लो यार, 711 में पहला आक्रमण हुआ था। मैं कह रहा हूं कि सारी चीज वेरीफाइड होती हैं, अपना अनुमान मत लगाया करो, पढ़ लिया करो बस। ठीक है, 711 में पहला आक्रमण हुआ सफल। हाँ, 712 में उसने क्या किया, जजिया कर लागू कर दिया। ठीक है, चलिए पढ़ लीजिए यहां पर। नेक्स्ट है तुलुब राजवंश की स्थापना किसने की थी। अब तुलुब राजवंश की बात करते हैं कि भैया वीर नरसिंह ने की थी, अयुत राय ने की थी, कृष्णदेव राय ने की थी, नरसा नायक ने की थी। नरसा नायक के पुत्र थे, नरसा नायक के पुत्र थे वीर नरसिंह। वीर नरसिंह ने तुलुब राजवंश की स्थापना कर दी। किसकी, तुलुब राजवंश की। ये तुलुब राजवंश कहां पर शासन करता था, विजयनगर पर। कहां पर शासन करता था, विजयनगर पर, विजयनगर। अच्छा, विजयनगर की स्थापना किसने की थी, तो बेटा इसकी स्थापना हरिहर, हरिहर एवं बुक्का, हरिहर एवं बुक्का, हरिहर और बुक्का नामक दो भाई थे, इन्होंने स्थापना कर दी थी, इन्होंने स्थापना कर दी थी। क्लियर हो जाएगी ये चीजें यहां पर कि सर इन्होंने स्थापना कर दी थी। अब बात करते हैं सर विजयनगर में, विजयनगर में पहला वंश था संगम वंश। पहला वंश था संगम वंश। कि सर संगम वंश ने कब से कब तक शासन किया है, कि सर संगम वंश ने जो शासन किया था वो भैया कब से कब तक, 1336 में विजयनगर की स्थापना हो गई और 1485 तक ये रहता है। संस्थापक थे हरिहर एवं बुक्का। इसके बाद बेटा आ जाता है सुलभ वंश। कौन आता है, सुलभ वंश। कौन सा वंश, सुलभ वंश आ जाता है। और सुलभ वंश के संस्थापक की बात करेंगे, पहले वंश पढ़ लेते हैं। 1485 से लेकर 1505 तक। और इसके संस्थापक कौन थे, तो आप कहेंगे बेटा इसके संस्थापक कौन थे, नरसिंह सुलभ, नरसिंह सुलभ। याद रखना, नरसिंह सुलभ। ठीक है, कौन, नरसिंह सुलभ थे। अच्छा, बात करेंगे इसके बाद हम बात कर लेते हैं कौन सा तुलुब वंश आता है, कौन सा, तुलुब, तुलुब वंश आता है। और तुलुब वंश के संस्थापक कौन थे, तो आप कहेंगे भैया इसने कब से कब तक, 1505 से लेकर 1570 तक इसने शासन किया। और इसके संस्थापक थे वीर नरसिंह। कौन, वीर नरसिंह। ये नरसिंह सुलभ है और ये वीर नरसिंह है। कौन है, वीर नरसिंह। ठीक है जी, यहां पर आप लोग याद रखना एक अंतिम वंश था जिसका नाम था बेटा अराविडू। अराविडू, अराविडू जो वंश था ये 1570 से लेकर 1649 तक शासन करता है। और इसके संस्थापक थे तिरुमल।
कौन थे? तिरुमल्ल संस्थापक थे। तो ये चार महत्वपूर्ण वंश हैं जिन्होंने विजयनगर पर शासन किया था। संगम वंश पहला है, फिर सुलभ है, फिर तुलुभ। तुलुभ कौन सा था? तो आप कहेंगे सर ये तीसरे नंबर का राजवंश था। कौन से नंबर का? तीसरे वंश का राजवंश था। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। चलिए, बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब। यहां तक आप लोग लिख रहे हैं? हाँ जी, बहुत बढ़िया। ये 1336 होगा बेटा, 1336, 56 नहीं है, 1336 में स्थापना हुई थी। चलिए, शायद आपने कल क्लास देखी नहीं, डेसी डिसाइड जी, मुख्य सूचना आयुक्त बेटा, जो टाइपिंग वाला था उसमें यशवर्धन सिंह लिखे हुए थे, लेकिन मैंने कल आप लोगों को कराया था हीरालाल सामरिया। हीरालाल सामरिया भारत के मुख्य सूचना आयुक्त मैंने कल कराए हैं। तो आप लोग पूरी क्लास प्रॉपर देखा करो माय डियर, ठीक है जी। चलिए, लेकिन आप लोग गलत का टैग बहुत जल्दी दे देते हो किसी को भी कि आपने गलत कराया था, है ना। आप एकदम से टैग दे देते हो, किसी को भी मत दिया करो। चलो पढ़ लो, यहां पर लिखा क्या है इसका, जल्दी जल्दी से बताइए। लिखा हुआ है कि किस प्राचीन साम्राज्य में महिलाएं कुश्ती में भाग लेती थीं। चलिए बता दीजिए किस साम्राज्य में। तो आप कहेंगे सर कौन था? विजयनगर साम्राज्य था। अच्छा, कल एक कमेंट मैंने और पढ़ा कि सर पहले एक्सप्लेनेशन करते हैं बाद में आंसर देते हैं। हमें पहले आंसर चाहिए, तो उसे केवल आंसर से ही मतलब है, उसे कुछ और दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है। आप अपनी रजाई में बैठे हुए होगे, ठीक है, और यहां पसीना आ रहा है, ठीक है, यहां पसीना आ रहा है, तो ये मेहनत का पसीना है, इसको जाया मत जाने देना, इसको बेटा अच्छे से पढ़ना। चलिए, बहुत बढ़िया, शानदार। तो हम बात करेंगे चोल साम्राज्य का संस्थापक, मुझे बता दीजिए, मैंने कल भी बताया था, विजयालय चोल। कौन है? विजयालय चोल। तो आप क्या कहेंगे? विजयालय चोल है। बहमनी वंश का संस्थापक था हसन गंगू। कौन था? हसन गंगू। अच्छा, हसन गंगू को हम और क्या कहते हैं? हसन गंगू को हम क्या बोल सकते हैं? आप लोग क्या कह दोगे? तो हसन गंगू को मेरे लाल जल्दी जल्दी से बता दीजिए, अलाउद्दीन बहमन शाह भी बोल सकते हैं। इसका दूसरा नाम था अलाउद्दीन, अलाउद्दीन बहमन शाह। क्या कह सकते हैं आप? अलाउद्दीन बहमन शाह, बहमन शाह। यहां तक आप लोग सारी चीजों को नोट डाउन कर लेना मेरे लाल, ठीक है। विजयनगर का मैंने ऑलरेडी आपको बता ही दिया, सारी चीजें क्लियर हैं। आगे बात करते हैं। चलिए, नेक्स्ट है लंगर की परंपरा किसने प्रारंभ की थी? लंगर की परंपरा की अगर बात होगी, दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लंगर की परंपरा किसने प्रारंभ की थी? किसने प्रारंभ की थी? और लंगर को स्थायी किसने बनाया था? स्थायी किसने बनाया था? चलिए जल्दी जल्दी से बता दीजिए, इसको क्या आंसर देने वाले हैं आप लोग। चलिए, बहुत बढ़िया, शानदार। चलिए, बहुत शानदार। तो हम कहेंगे सर परंपरा स्टार्ट की थी गुरु नानक ने, लेकिन लंगर को स्थायी किसने किया था? लंगर को स्थायी रूप किसने दिया था? तो यहां भी बहुत सारे बच्चे मुझे गलत बता देंगे, क्योंकि उन्होंने यही पढ़ रखा होगा, गुरु अंगद। क्या पढ़ रखा होगा? गुरु अंगद। लेकिन गुरु अंगद ने क्या किया था? इसको स्थायी रूप दिया था। अब कुल गुरुओं के बारे में मैं बात कर लेता हूं कि भैया सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? तो आप कहेंगे बेटा कौन थे? गुरु नानक थे। कौन थे? गुरु नानक थे। तो यहां पर आप कहेंगे गुरु नानक थे, ठीक है। कौन थे? गुरु नानक पहले हो गए। दूसरे नंबर पे कौन से आ जाते हैं? तो आप कहेंगे गुरु अंगद देव ही आते हैं। गुरु अंगद देव कह लें या गुरु अंगद कह लें, चलिए अंगद ही लिख देता हूं, गुरु ही लिख देता हूं, फिर आप लोग नाराज हो जाए गुरु नहीं लगाया, गुरु अंगद। समस्या तो ये भी है, आप लोग एकदम से बातों पर नाराज हो जाते हो, जरा जरा सी बातों पर नाराज होते हो। अमरदास कौन से थे? तीसरे नंबर के कौन थे? अमरदास थे। कौन थे? अमरदास तीसरे नंबर के थे। चौथे नंबर के गुरु रामदास थे। कौन थे? गुरु रामदास थे, ठीक है, गुरु रामदास थे। पांचवें नंबर के गुरु अर्जुन देव थे। कौन थे? अर्जुन देव थे। तो ये लिखते चलना, कौन थे? गुरु अर्जुन देव थे, गुरु अर्जुन देव, ठीक है। अच्छा, छठे नंबर पे कौन थे? तो आप कहेंगे सर छठे नंबर पे मेरे लाल हरगोविंद सिंह थे। कौन थे? हरगोविंद सिंह। हर गोविंद और गोविंद अलग अलग हैं, हर गोविंद सिंह, ठीक है। गोविंद सिंह, हर गोविंद सिंह अलग अलग हैं। सातवें नंबर की बात करेंगे तो आप कह सकते हैं सर हर राय थे। कौन थे? हर राय थे, हर राय, गुरु हर राय। आठवें नंबर की चर्चा कर लें तो आप कहेंगे बेटा आठवें नंबर पे कौन थे मेरे लाल? हरकिशन।
चलिए बहुत बढ़िया। आप कहेंगे सर हरकिशन, क्या कह सकते हैं आप लोग? हरकिशन यहां पर सही आंसर होगा, हरकिशन। आगे बात करते हैं, 9वें नंबर पे आ जाते हैं गुरु तेग बहादुर। कौन? गुरु तेग बहादुर। चलिए गुरु तेग बहादुर, गुरु तेग बहादुर, ठीक है जी। और फिर आते हैं 10वें नंबर पर गुरु गोविंद सिंह। कौन? गुरु गोविंद सिंह। अच्छा, गुरु गोविंद सिंह किस लिए जाने जाते हैं? तो आप कहेंगे सर 1699 में खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? खालसा पंथ। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो गुरु गोविंद सिंह ने की थी। और जो खालसा पंथ में शिक्षा ले लेता था, शिक्षा ले लेता था, जो सरहुल प्रणाली थी, सरहुल प्रणाली की भी शुरुआत इसी ने की थी। सरहुल प्रणाली की शुरुआत भी इन्हीं के द्वारा की जाती है। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है। 1699 में खालसा पंथ हो जाएगा। चलिए बहुत शानदार। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। इसको आप लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लिखा है लोकसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों के लिए आरक्षित हैं? एक आर्टिकल है, एक आर्टिकल में बता देता हूं। कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 330। 330 में लिखा हुआ है कि भैया एससी एवं एसटी के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। किसकी व्यवस्था है? आरक्षण की व्यवस्था है। और ये आरक्षण भैया एससी के लिए कितना हो जाएगा? 84। और एसटी के लिए कितना हो जाएगा? 47। कितना हो जाएगा? 47। तो आप कहेंगे टोटल कितना हो रहा है? 131। 131 बात होगी लोकसभा की, बात यहां पर मैं करूंगा लोकसभा की। तो आप कहेंगे लोकसभा का वर्णन कौन से आर्टिकल में है? अनुच्छेद 81 में है। अनुच्छेद 81 में लोकसभा का वर्णन है। लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं, निम्न सदन कहा जाता है। इसे प्रिय सदन भी कहा जाता है, प्रिय सदन भी कहा जाता है। वर्तमान सीटों की संख्या कितनी है? वर्तमान में 543 सीटें हैं, जिनमें राज्यों से कितनी सीटें हैं? तो आप कहेंगे सर राज्यों से 524 सीटें हैं, राज्यों से 524 सीटें हैं। और यूटीज यानी कि केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश से कितनी सीटें हो जाएंगी? तो आप कहेंगे सर 19 सीटें हो जाएंगी। कितनी सीटें हो जाएंगी? 19 सीटें हो जाएंगी। ये सारी चीजें यहां पर लिख लेना। चलिए बहुत बढ़िया, शानदार। अब ये बताइए कि सर लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो आप कहेंगे प्रथम अध्यक्ष की अगर बात होगी तो आप कहेंगे सर जीवी मावलंकर। जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर पूरा नाम है। वर्तमान की अगर बात कर लें, वर्तमान में अध्यक्ष कौन होंगे? ओम बिड़ला। कौन होंगे? ओम बिड़ला साहब होंगे, ठीक है, ओम बिड़ला। 17वीं लोकसभा, चलिए कौन सी लोकसभा है ये? 17वीं लोकसभा है। और 17वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर किसको नियुक्त किया गया था? प्रोटेम स्पीकर किसको नियुक्त किया गया था? तो आप कहेंगे 17वीं लोकसभा के प्रोटेम किसको बनाया गया था? वीरेंद्र कुमार को। किसको? वीरेंद्र कुमार को बनाया गया था। और आपको पता होगा प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। प्रोटेम स्पीकर जब बनाया जाता है जब नई लोकसभा बनती है, ठीक है। चलिए इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे चल लेते हैं, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, लिखा है भारत में किस लोकसभा अध्यक्ष का कुल कार्यकाल सर्वाधिक रहा? चलिए बहुत बढ़िया। हाँ जी, चलिए शानदार। बच्चों अभी रीजनिंग की क्लास मेरे क्लास के जस्ट बाद होगी, तो आप लोग परेशान मत होना कि भाई रीजनिंग की क्लास 8 बजे, तो हम क्या करें, हम जाएं या ना जाएं। 8 बजे आपकी रीजनिंग की क्लास चलेगी, ठीक है, 8:30 बजे चल जाएगी। जब तक ये क्लास खत्म होगी तब वो चलेगी। बात आ रही है भैया सबसे लंबा शासनकाल किसका रहा है लोकसभा अध्यक्ष के रूप में? तो बलराम जाखड़ का। बलराम जाखड़ 2 बार बने थे। कितनी बार बने थे? 2 बार बने थे, ठीक है जी, 2 बार बन गए थे। अब बात आती है कब से कब तक रहे। 22 जनवरी में पहली बार बने, 22 जनवरी 1980 में बन जाते हैं। और कब से कब तक? 15 जनवरी 1985 तक।
15 जनवरी 1985 तक ये रहते हैं। इनका दूसरा सेकंड कार्यकाल कब स्टार्ट हुआ था? इनका सेकंड कार्यकाल स्टार्ट होता है 16 जनवरी 1985 को। 16 जनवरी 1985 से लेकर ये कब तक रहे? फिर पूरे 5 साल रहे, 18 दिसंबर 1990 तक या 89 तक, तो ये 89 तक रहे बेटा, ठीक है, 2 कार्यकाल तक रहे। अब बात करते हैं मीरा कुमार की, तो मीरा कुमार लोकसभा पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष, प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष, महिला लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? तो अध्यक्षा थी। कौन अध्यक्षा थी? तो मीरा कुमार। कौन? मीरा कुमार। ठीक है जी, आगे चल लेते हैं, आगे चल लेते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किसने कभी भी भारत के उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार नहीं संभाला है? तो इनमें जल्दी से आंसर दीजिएगा, कौन होंगे जी? यहां पर बात कर रहे हैं लाल कृष्ण आडवाणी, बीपी सिंह, देवीलाल, मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई बेटा उप प्रधानमंत्री बने हैं, देवीलाल उप प्रधानमंत्री बने हैं, लाल कृष्ण आडवाणी बने हैं क्या? लेकिन यहां पर बीपी सिंह नहीं बने हैं। बीपी सिंह ये 8वें नंबर के प्रधानमंत्री रहे, ये 8वें पीएम बने थे, और ये बेटा यूपी के सीएम भी रह चुके हैं, यूपी के पूर्व सीएम भी रह चुके हैं, पूर्व सीएम भी रह चुके हैं, ठीक है, सीएम। बीपी सिंह विंदेश्वरी, बीपी सिंह विश्वनाथ प्रताप सिंह इनका पूरा नाम होगा, विश्वनाथ प्रताप सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह। बात करते हैं बेटा उप प्रधानमंत्री की। क्या हमारे संविधान में उप प्रधानमंत्री का जिक्र है क्या? हमारे संविधान में उप प्रधानमंत्री का जिक्र नहीं है, ना ही उप प्रधानमंत्री बनाया जाता है। तो पहले कौन थे? देखिए बेटा, संसद बना लेती है, संविधान के अकॉर्डिंग नहीं बनता यह पद, इसको संसद बनाती है। तो आप कहेंगे सर सबसे पहले कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार पटेल लिख देता हूं शॉर्ट में, सरदार पटेल बेटा पहले उप प्रधानमंत्री थे। दूसरे नंबर पे कौन बन गए थे बेटा? मोरारजी देसाई। कौन बने थे? मोरारजी देसाई। आप कहेंगे सर मोरारजी देसाई ये प्रधानमंत्री बने थे और ये मुंबई के मुख्यमंत्री। अरे सर जी ने तो मुंबई बोल दिया, भैया ने तो मुंबई बोल दिया, गलत बोल दिया। अरे मजे आ गए, अब तो गलत कर दिया बेटा। 1960 में मुंबई प्रेसिडेंसी बनी थी, महाराष्ट्र और गुजरात, लेकिन 1960 से पहले मुंबई प्रेसिडेंसी का ही मुख्यमंत्री बनता था, क्योंकि महाराष्ट्र और गुजरात कब बने थे? तो आप कहेंगे 1960 में। 1960 से पहले मुंबई का ही मुख्यमंत्री बना करता था। क्लियर है? मोरारजी देसाई। तीसरे नंबर पे हो जाएंगे चौधरी चरण सिंह। कौन होंगे बेटा? तो आप कहेंगे चौधरी चरण सिंह बेटा यूपी के सीएम भी रह चुके हैं, चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह किसान नेता रह चुके हैं, चौधरी चरण सिंह। ठीक है, चौथे नंबर की अगर मैं बात करूं, जगजीवन राम, बाबू जगजीवन राम। ठीक है जी, जगजीवन राम, ये आप लिखना। 5वें नंबर की चर्चा कर लें तो आप कहेंगे बेटा यशवंत सिंह चाहण, यानी कि बाई वी चाहण। आप क्या कह सकते हैं? यशवंत राव बलवंत राव चाहण, बाई वी चाहण। ठीक है जी, बाई वी चाहण ऐसे करके लिख लेना बेटा, चाहण, चौहान। ठीक है, ऐसे लिख लेना। और छठे नंबर की मैं बात करता हूं तो आप कहेंगे सर देवीलाल, चौधरी देवीलाल। कौन? चौधरी देवीलाल, देवीलाल। और बेटा 7वें नंबर पे मैं बात करता हूं तो आप कह सकते हैं बेटा लाल कृष्ण आडवाणी। केवल 7 ही बने हैं, लाल कृष्ण आडवाणी। कौन? लाल कृष्ण आडवाणी। क्या यहां तक आप लोग लिख लेंगे? क्या यहां तक आप लोग लिख रहे हैं? जल्दी जल्दी से बताइए। तो आप कहेंगे सर ये मुंबई के मुख्यमंत्री बने, ये यूपी के मुख्यमंत्री बने, और बेटा ये भी मुख्यमंत्री बने थे क्या? देवीलाल, लाल कृष्ण आडवाणी ये नहीं बने हैं मुख्यमंत्री कहीं के। चलिए आगे बात करते हैं, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश होता है। तो आप कहेंगे ये तो अनुच्छेद 124 में है। अटॉर्नी जनरल, अटॉर्नी जनरल को हम क्या कहते हैं? आर्टिकल 76 में राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा। विधि सचिव होगा, केंद्रीय कानून मंत्री नहीं होगा। तो आप कहेंगे सर ये बताइए वर्तमान में कौन है अटॉर्नी जनरल? वर्तमान में कौन हो जाएंगे? तो आप कहेंगे सर वर्तमान में कौन होंगे? तो यहां पर आप लिख सकते हैं सर आर वेंकट रमणी। कौन? आर वेंकट रमणी,
आर वेंकट रमणी यहाँ पर हो जाएंगे। अच्छा, यहाँ पर कौन होंगे, डी वाई चंद्रचूड़, डी वाई चंद्रचूड़ 50वें हैं चंद्रचूड़, ठीक है जी, डी वाई चंद्रचूड़, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, ठीक है जी। चलिए आगे बात कर लेते हैं, चलिए आगे बात करते हैं, यहाँ तक आप लोग चल रहे हैं, हम नेक्स्ट चल रहे हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर है, लिखा हुआ है कि राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है। राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख कौन होगा, चलिए बता दीजिए। हाँ जी, चलिए बहुत शानदार, लाजवाब। आप कहेंगे सर कि ये बताइए कि एक, पहले तो मैं आंसर बता दूं वरना आप फिर मेरे ऊपर बिल फोड़ दोगे कि आप आंसर पहले नहीं बताते हो। देखिए राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख पूछा गया है तो आप मुख्यमंत्री मत करना। संवैधानिक प्रमुख पूछा गया है तो कौन होता है, मुख्यमंत्री होता है, राज्यपाल होता है। एक आर्टिकल में बता रहा हूं, अनुच्छेद 153, इसमें क्या लिखा है कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा, प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। क्या होगा, एक राज्यपाल होगा। राज्यपाल की चर्चा यहां पर हो गई। चलिए यूपी का राज्यपाल बताइए वर्तमान में। अब बात आती है, हमने पढ़ा है प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, लेकिन हमने तो ये भी पढ़ा है कि एक ही राज्यपाल को दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जाता है। तो आप क्या कह सकते हैं कि सर 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा क्या किया गया था कि बेटा एक ही राज्यपाल को, एक ही राज्यपाल दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है, दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है। अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है, राज्यपाल बनाया जा सकता है, राज्यपाल बनाया जा सकता है। और अनुच्छेद 154 में क्या लिखा है, आर्टिकल 154 में लिखा है कि राज्य कार्यपालिका की समस्त शक्तियां राज्यपाल में होंगी। राज्य कार्यपालिका की समस्त शक्तियां किसमें होंगी, कार्यपालिका की समस्त शक्तियां किसमें होंगी भैया, राज्यपाल में होंगी। किसमें होंगी, राज्यपाल में होंगी। अच्छा, अनुच्छेद 155 में इसकी नियुक्ति है, कि अनुच्छेद 155 में इसकी नियुक्ति है। कौन करता है जी नियुक्ति, तो राज्यपाल की नियुक्ति अनुच्छेद 155 में है। और कौन करता है जी, राष्ट्रपति करता है। किसकी सिफारिश पर, केंद्र की सिफारिश पर करता है। अनुच्छेद 156 में क्या लिखा हुआ है, अनुच्छेद 156 में लिखा है राज्यपाल का कार्यकाल। किसका, राज्यपाल का कार्यकाल। तो आप कहेंगे सर राज्यपाल का कार्यकाल बताना जरा कितना है, कौन कौन बच्चा सही बताएगा, देखते हैं भाई। कार्यकाल, टेन्योर पूछा है, देखते हैं कौन बच्चा सही बता रहा है। कितने समय तक रहता है मेरे लाल, कितने समय तक रहता है, जल्दी से बता दो, जल्दी से बताओ, देखते हैं कौन कौन बता देगा। 5 साल, 5 साल। अरे घूंसा मारूंगा, डिजिटल घूंसा आप लोगों को, डिजिटल घूंसा मारूंगा। इसमें लिखा है राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहता है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ड्यूरिंग ऑफ द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट पर्यंत। ठीक है जी, तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत मतलब यह है कि जब तक राष्ट्रपति चाहे तब तक राज्यपाल अपने पद पर रह सकता है। लेकिन अगर ये पूछ ले सामान्य कार्यकाल, जो कि हमारा इसमें लिखा नहीं है, हमारा संविधान में नहीं लिखा, क्या लिखा है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। लेकिन यदि सामान्य कार्यकाल पूछ ले, सामान्य कार्यकाल पर्टिकुलर पूछे कि सामान्य कार्यकाल, तब आप लोग कह सकते हैं 5 साल। अगर यह पूछ लिया जाए कि राज्यपाल का कार्यकाल कितना है, 5 साल, 6 साल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, तब आप राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही टिक करना, ड्यूरिंग ऑफ द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट लिखा है किसी वस्तु का भार उस समय न्यूनतम होता है जब उसे रखा जाए। चलिए बहुत बढ़िया, चलिए जल्दी जल्दी से बता दीजिए कि भैया क्या इसका आंसर होगा, कौन कौन बच्चा बता देगा। चलिए, हाँ जी, बहुत शानदार, क्या बच्चा बता रहे हैं आप लोग, चलिए बहुत बढ़िया मेरे लाल। हाँ जी, चलिए बहुत बढ़िया, बेहतरीन। हाँ जी, चलिए बहुत शानदार, लाजवाब। तो आप कहेंगे मेरे लाल क्या इसका हो जाएगा, तो कौन कौन बच्चा बता देगा।
चलिए बहुत बढ़िया। तो हम बात करेंगे सर, जब पृथ्वी के केंद्र पर हो, जब पृथ्वी के केंद्र पर हो तो 6.673 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, ये तो जी का मान हुआ। अच्छा ये बताइए कि भैया इसका अधिकतम मान कहां पर होता है, जी का अधिकतम मान कहां पर होता है, अधिकतम मान कहां पर होगा, ध्रुवों पर या बेटा विषुवत पर, कहां पर होगा जल्दी से बताइए। और न्यूनतम मान कहां पर होता है, तो आप कहेंगे सर न्यूनतम, न्यूनतम मान कहां पर होगा, न्यूनतम मान होगा बेटा कहां पर, तो आप जल्दी से बता देंगे। ये तो ये पूछा है किसी वस्तु का भार उस समय न्यूनतम होता है जब उसे रखा जाए, तो केंद्र पर रखा जाएगा तो न्यूनतम होगा। ठीक है ली, लेकिन विषुवत रेखा पर न्यूनतम माना जाता है, किस पर, विषुवत रेखा पर, विषुवत रेखा पर न्यूनतम होगा, विषुवत रेखा पर न्यूनतम, और ध्रुवों पर अधिकतम होगा, ध्रुवों पर अधिकतम होगा, ध्रुवों पर अधिकतम और विषुवत रेखा पर न्यूनतम होगा। ठीक है जी, चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है कि भैया विश्व में सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान कौन सा है, सबसे गर्म रेगिस्तान की बात हो रही है, तो आप लोग क्या बता दीजिएगा, जल्दी से बताइए कि सर सबसे गर्म यहाँ पर थार है, सारा है, गोबी है, मोजाम्बे है। अब बात करते हैं सर विश्व का गर्म मरुस्थल बेटा कौन सा है, तो आप कहेंगे सर अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है, जिसे उत्तरी उत्तर पश्चिमी भाग में फैला हुआ है। सहारा मरुस्थल अल्जीरिया में फैला है। अगर आप कहेंगे सर ये उत्तरी अफ्रीका का है या अफ्रीका महाद्वीप का, तो आप कहेंगे सर ये किसका है जी, ये किसका है बेटा, उत्तरी अफ्रीका का। कहाँ का है मेरे लाल, जल्दी जल्दी से बता दीजिए। बहुत, चलिए बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब। तो आप लोग बताइएगा, हाँ जी बता रहे हैं आप लोग, चलिए बहुत बढ़िया। चलिए तो आप कहेंगे सर ये अफ्रीका महाद्वीप में आता है, किस में, तो आप लोग बताना सर ये कहाँ पर आता है, अफ्रीका महाद्वीप में आता है। कहाँ, अफ्रीका महाद्वीप में आ जाता है। अच्छा ये बताएं ये कहाँ कहाँ पर है, तो ये बेटा अल्जीरिया, कहाँ कहाँ पर फैला हुआ है, अल्जीरिया में फैला हुआ है, अल्जीरिया में फैला हुआ है, और चाड में फैला हुआ है। चाड भी बताओ एक देश है, चाड भी क्या एक देश है, लीबिया है, क्या है, लीबिया है, लीबिया में फैला हुआ है। और बेटा ये कहाँ फैला है, लीबिया है, माली है, माली, और बेटा एक और देश है जिसका नाम है मारितानिया। आप कहेंगे सर मारितानिया। ठीक है, यहां भी ये फैला हुआ है। नाइजर, सूडान, नाइजर में भी फैला हुआ है ये, नाइजर, सूडान में भी फैला हुआ है। कहां पर, सूडान में भी ये फैला हुआ है, सूडान। चलिए अब बात करते हैं बेटा थार, थार मरुस्थल कहाँ कहाँ पर फैला हुआ है, थार मरुस्थल उत्तर कह सकते हैं उत्तर पश्चिमी भारत और राजस्थान। ठीक है, तो आप कहेंगे पाकिस्तान में भी है ये और भारत में भी है। ठीक है जी, तो आप कहेंगे सर भारत और पाकिस्तान, भारत प्लस पाकिस्तान में भी है। ठीक है जी। अच्छा गोबी का मरुस्थल कहाँ कहाँ पर फैला हुआ है, तो मंगोलिया चीन, कहाँ पर, मंगोलिया, मंगोलिया चीन। ठीक है, मंगोलिया चीन। चलिए मोजाम्बे की बात करें, मोजाम्बे कहाँ फैला हुआ है, दक्षिण कैलिफोर्निया यूएसए, तो आप कहेंगे दक्षिण कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया। ठीक है, कैलिफोर्निया। ठीक है जी, ऐसे आप लोग लिखना कि ये सारी चीजें आप लोग फोर्निया बेटा, फोर्निया, फोर्निया। ठीक है, ऐसे आप लोग लिख लेना कि ये कहाँ पर है, यूएसए में है। चलिए आगे बात करते हैं, लिख लेना इसको। नेक्स्ट है कि भैया सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है, एक तरफ देश है एक तरफ राजधानी है। अगर आपको कुछ भी याद ना हो तो आपको केन्या की राजधानी तो होगी याद, नैरोबी, केन्या की राजधानी तो आपको याद ही रही होगी, नैरोबी, नैरोबी केन्या की B2 से मिल रही है, B2 से ये मिल रहा है, ये मिल रहा है। 2 ऑप्शन तो आपके खत्म हो गए, यानी कि सी और डी आपके खत्म हो गए। अब एक राजधानी और याद कर लो, जैसे तंजानिया की डोडोमू है,
तंजानिया की डोडोमो। ए आपका किससे मिल रहा है? 3 से, तो ये भी आपका खत्म। बचा आपका कौन सा? ए ऑप्शन, यानी कि ये इसका मिल रहा है। अब बात कर रहे हैं सी का। सी का आप 4 से मिला दो। सी आप किससे मिला दो? 4 से। विंडोक मोरक्को को आप किससे मिला दो? रवात से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका ए आंसर होगा। ऐसे इसको मैच कर लेते हैं, ए आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। लिखा है एशिया की सबसे बड़ी प्याज मंडी कहां पर स्थित है? एशिया की सबसे बड़ी प्याज मंडी, तो आप कहेंगे सर नासिक में है। कहां पर है जी? नासिक में है। और नासिक में भी कहां? नासिक में भी कहां है? नासिक कहां पड़ता है? महाराष्ट्र में। और आप कहेंगे सर लासल गांव। कहां पर? लासल गांव, लौसल गांव। और लासल गांव कहां पड़ता है? तो आप कहेंगे सर ये नासिक में है। कहां पर? नासिक। नासिक कहां पड़ता है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? जल्दी से बता दो। तो आप कहेंगे सर लासल गांव। लासल गांव जो कि नासिक में एशिया की सबसे बड़ी प्याज मंडी है। चलिए नेक्स्ट। सिल्क का सर्वाधिक उत्पादक देश है। सिल्क सबसे ज्यादा कहां उगाई जाती है? तो आप कहेंगे सर सबसे ज्यादा चीन में। भारत का कौन सा स्थान है? भारत बेटा सेकंड नंबर पे आता है। भारत कौन से नंबर पे आता है? सेकंड नंबर पे। और भारत का लगभग 97% सिल्क कहां कहां उगाया जाता है? तो आप कहेंगे सर सिल्क। तो आप क्या कह देंगे सर? कहां पर उगाया जाता है 97? कुछ ही जैसे आंध्र प्रदेश हो जाएगा, जैसे आंध्र प्रदेश हो जाएगा बेटा, मेरे भैया, मेरी बहना, मेरे बाबू। ठीक है, तो आप कहेंगे सर आंध्र प्रदेश। असम, आप यहां पर असम भी लिख लेना। असम है, आंध्र प्रदेश है, पश्चिम बंगाल है, तमिलनाडु है। पश्चिम बंगाल हो जाएगा, क्या होगा? पश्चिम बंगाल हो जाएगा। तमिलनाडु होगा, क्या होगा? तमिलनाडु। आप कहेंगे सर तमिलनाडु हो जाएगा। और मेरे शेर आप झारखंड कह सकते हैं, मेघालय कह सकते हैं। झारखंड यहां पर होगा, झारखंड, मेघालय। क्या हो जाएगा? मेघालय। क्लियर है? तो ये 97% केवल इन्हीं राज्यों से सिल्क उगाया जाता है। बनारसी साड़ी बनारस की फेमस है ना। कलकत्ता में बनारसी साड़ियां होती हैं बहुत ज्यादा। ठीक है जी। चलिए जूट के लिए फेमस है कलकत्ता। नेक्स्ट है विश्व की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन, इनमें से बतानी है। हालांकि 2021 की अगर मैं बात करूं, 2021 की अगर मैं बात करूं, चीन ने 2021 में चीन ने दुनिया की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन बनाई है। दुनिया की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन है, जिसका नाम है बेटा, जिसका नाम है मेगलेव। क्या नाम है? तो आप कहेंगे सर मेगलेव। तो आप ये याद रखना कि दुनिया की सबसे तेज मेगलेव। ठीक है जी, मेगलेव। अब बात करेंगे सर इसकी स्पीड कितनी है? तो इसकी स्पीड है 600 किलोमीटर प्रति घंटा, 600 किलोमीटर पर आवर। यानी कि 1 घंटे में 600 किलोमीटर, एरोप्लेन के बराबर ही हो गई। एरोप्लेन भी नॉर्मल फ्लाइट जो है 600-700 किलोमीटर ही चलती हैं। चलिए अब बात यहां पर ये हो रही थी इनमें से कौन सी है? तो विश्व की इनमें से कौन सी है? संघाई की मागलेव हो जाएगी। मागलेव, ये मागलेव है, ये मेगलेव है। ये कौन सी हो जाएगी? मेगलेव हो जाएगी। अच्छा ये क्या है कि इसकी अधिकतम अधिकतम स्पीड कितनी होगी? इसकी अधिकतम स्पीड जो है वो 430 किलोमीटर प्रति घंटा है, पर आवर है। लेकिन इसकी एवरेज स्पीड अगर देखी जाए कि सर एवरेज स्पीड है 230 घंटा, 230 घंटा पर आवर, 230 घंटा पर आवर। बहुत शानदार। 251, माफी चाहता हूं, 251, 230 नहीं, ये 251 है। 251 किलोमीटर पर आवर। ठीक है जी, यहां पर आप लोग इसको लिख लेंगे। ठीक है जी, 251 किलोमीटर पर आवर जो एवरेज है, लेकिन दुनिया की सबसे तेज। अच्छा बताइए भारत की। अच्छा बात करें कि भारत की सबसे तेज, भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन, सबसे तेज तेज चलने वाली ट्रेन कौन सी है? चलने वाली ट्रेन क्या नाम है? जल्दी जल्दी से बता दीजिए कौन सी होगी जी भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन? तो आप कह देंगे सर वंदे भारत है। वंदे भारत 180 किलोमीटर स्पीड से चलती है। तो आप कहेंगे सर वंदे भारत। वंदे भारत कितना? 180 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है। पहले इसे ट्रेन 18 नाम दिया गया था। पहले इसे ट्रेन
18 नाम दिया गया था। ठीक है जी, चलिए बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्रेता एकाधिकार का उदाहरण है। इनमें से कौन सा क्रेता एकाधिकार का उदाहरण हो जाएगा, चलिए जल्दी जल्दी से बता दीजिए। तो आप लोग यहां पर बताएंगे, क्या भारतीय रेल हो जाएगा, ओपेक हो जाएगा, खुदरा व्यापार हो जाएगा, चाय बोर्ड होगा? चलिए जल्दी से बताइए। चलिए हम लोग बात करते हैं, हम लोग बात कर रहे हैं यहां पर कि सर भारतीय रेल कब चलाई गई थी? 1853। ओहो, पहले आंसर दे दूं वरना आप फिर कह दोगे सर चाय बोर्ड है। 1853 में प्रथम रेलगाड़ी चलाई जाती है, प्रथम रेल चलाई जाती है। और ये पहली रेल कहां से कहां तक चली थी? तो आप कहेंगे सर बॉम्बे से थाने के बीच में, बॉम्बे से थाने के बीच में। तो यहां पर आप लिखना सर बॉम्बे से थाने के बीच में चलती है, लगभग 34 किलोमीटर। ठीक है जी। अच्छा, इसम की अगर मैं बात करूं, पहली ट्रेन का नाम था ब्लैक ब्यूटी। क्या नाम था जी इसका? ब्लैक ब्यूटी। तो आप कहेंगे सर ब्लैक ब्यूटी इस ट्रेन का नाम था। चलिए बहुत बढ़िया। अब बात कर रहे हैं ओपेक की, कि सर ओपेक की स्थापना कब होती है? चलिए बताइए इसकी स्थापना कब होती है, कौन कौन बच्चा बता देगा? तो आप कहेंगे सर ओपेक की स्थापना मेरे लाल कब की जाती है? तो 14 सितंबर 1960 में, 14 सितंबर 1960 में ओपेक की स्थापना की जाती है, बगदाद इराक में। ठीक है जी, कहां पर? बगदाद इराक में। ठीक है, कहां पर स्थापना होती है इसकी? बगदाद में, बगदाद में इसकी स्थापना होती है। जब एक सम्मेलन चल रहा था, कि बेटा एक सम्मेलन चल रहा था, उस दौरान, बगदाद सम्मेलन के दौरान, बगदाद सम्मेलन के दौरान, किसके दौरान? बगदाद सम्मेलन के दौरान। ठीक है, चलिए इसका हेडक्वार्टर बताओ। चलिए जल्दी जल्दी से आप लोग इसका हेडक्वार्टर बताओ, क्या इसका हेडक्वार्टर है? हेडक्वार्टर चलिए जल्दी जल्दी से बता दीजिए कि भैया इसका हेडक्वार्टर कहां होगा। चलिए बताइए। हाँ जी, ओपेक का हेडक्वार्टर बता दीजिए जल्दी से, कौन बच्चा बताएगा? हाँ जी, कौन कौन बच्चा बता रहा है हेडक्वार्टर? अरे गजब, लाजवाब। तो आप कहेंगे सर वियना ऑस्ट्रेलिया में इसका हेडक्वार्टर है। कहां पर? वियना। तो आप कहेंगे वियना ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया में इसका हेडक्वार्टर है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 2011 में हुई जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति कितने प्रतिशत है? 2011 की जनगणना के अनुसार हम लोग बात कर रहे हैं। तो आप कहेंगे सर अनुसूचित जनजाति कितनी है? 16.6। अब बात करते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित 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 जाति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति सबसे ज्यादा किस राज्य में है? सर्वाधिक कहां पर होगी? सर्वाधिक किस राज्य में है? सर्वाधिक है जी हमारे उत्तर प्रदेश में। किस में है जी? हमारे उत्तर प्रदेश में। बात करेंगे सबसे कम किस में है? अनुसूचित जाति सबसे कम किस में होगी? सबसे कम। तो आप कहेंगे सर मेघालय में या मणिपुर में? तो आप कहेंगे ना मेघालय ना मणिपुर, मिजोरम में है। कहां पर है? मिजोरम में। तो सबसे कम कहां होगी? मिजोरम में। चलिए आगे चलते हैं। लिखा है सार्क की पहली बैठक कहां पर होती है? सार्क की पहली बैठक कहां पर होती है? तो आप कहेंगे सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कॉरपोरेशन। ठीक है, अब बात करते हैं सर कहां पर? बांग्लादेश, ढाका में। इसकी स्थापना कब हो गई थी? इसकी स्थापना कब हो गई थी? तो आप लोग बता देना सर इसकी स्थापना कब की गई थी मेरे लाल। अच्छा, स्थापना का सुझाव पहले किसने दिया, ये भी आप लोग बताइए कि सर इसका सुझाव किसने दिया था। सुझाव दिया जाता है 1977 में। 1977 में इसका सुझाव दिया था बांग्लादेश के राष्ट्रपति ने। बांग्लादेश के राष्ट्रपति थे जिनका नाम था जियाउद्दीन या जिया उर रहमान। किसके द्वारा दिया गया था सुझाव? जिया उर रहमान, जिया उर रहमान। ठीक है, जिया उर रहमान ने सुझाव दिया। हालांकि स्थापना 1985 में हो जाती है। स्थापना कब हो गई? 1985। हालांकि 8 दिसंबर 1985 लिखना आप लोग, 8 दिसंबर 1985 में इसकी स्थापना हो गई। अब बात करते हैं सर इसमें कुल कितने देश थे? तो इसमें स्थापना के समय 7 देश थे।
स्थापना के समय 7 देश थे और स्थापना के बाद जब इसका 14वां सम्मेलन हुआ था, 14वां सम्मेलन हुआ था, सम्मेलन, तो उस दौरान 8वां सदस्य कौन बना था? 8वां सदस्य कौन बना था? आप कहेंगे अफगानिस्तान 8वां सदस्य बना था। कौन? अफगानिस्तान। चलिए नेक्स्ट आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से, स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों जल्दी से। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे सांख्यिकी का जनक कहा जाता है? अगर ऐसे पूछ ले कि सर भारत में सांख्यिकी का जनक किसे कहते हैं, भारत में सांख्यिकी का जनक किसे कहते हैं, तो आप लोग बताएंगे सर भारत में सांख्यिकी का जनक किसे कहते हैं, सांख्यिकी का जनक किसे कहा जाता है? तो आप कहेंगे पीसी महालनोबिस को, पीसी महालनोबिस को। ठीक है जी, पीसी महालनोबिस को कहा जाता है। हालांकि यहां पर आर ए फिशर को कहेंगे, किसे? आर ए फिशर को कहेंगे। ठीक है, आर ए फिशर का पूरा नाम है सर रोनाल्ड एलेमर फिशर। क्या नाम है इनका पूरा? तो आप कहेंगे सर रोनाल्ड एने, आप बता देना सर क्या हो जाएगा? एलेमर। क्या हो जाएगा? एलेमर। क्लियर है जी, एलेमर। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं, आगे चलते हैं। दूध का घनत्व मापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है? दूध का घनत्व मापने के लिए, पानी दे दो, गला सूख रहा है। चलिए बहुत शानदार। चलिए भैया पढ़ लिया यहां तक हम लोगों ने, बहुत शानदार। हम बात कर रहे हैं कि सर दूध, चलिए जल्दी जल्दी से बता दीजिए। तो आप इसका क्या आंसर करेंगे? आप कहेंगे लेक्टोमीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लेक्टोमीटर हो जाएगा। हाइड्रोमीटर से क्या नापा जाता है? हाइड्रोमीटर से द्रवों की अपेक्षित घनत्व मापा जाता है। अपेक्षित घनत्व, घनत्व मापा जाता है। बैरोमीटर की बात करेंगे तो आप कहेंगे वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। ठीक है जी। और हाइग्रोमीटर से क्या मापते हैं? वायुमंडलीय आर्द्रता। आप कहेंगे सर वायुमंडलीय आर्द्रता, वायुमंडलीय आर्द्रता, आर्द्रता। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट है, कौन सी धातु ताप का अच्छा कुचालक है परंतु बिजली का बुरा कुचालक है? देखिए देखते ही आंसर बन रहा होगा, देखते ही आंसर बन जा रहा होगा। बताइए क्या है ना? बहुत बढ़िया, शानदार। सार्क की फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कॉरपोरेशन। ठीक है जी। चलिए तो आप लोग कहेंगे सर चांदी है, तांबा है, स्वर्ण है, लेकिन अभ्रक नहीं है। अभ्रक में बेटा ताप का तो अच्छा सुचालक है, एकदम गर्म हो जाता है, लेकिन बिजली नहीं इसमें फ्लो होती। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कोई एक्सप्लेन नहीं करना। उत्तर प्रदेश में निर्मित सौर संग्रहालय का शिलान्यास किसके द्वारा किया गया है? तो जल्दी, ओहो इसका क्या आंसर होगा? तो आप कहेंगे सर योगी जी होगा। ता योगी थोड़ी होता है, योगी होता है। ठीक है जी, योगी। हाँ जी, बहुत बढ़िया। चलिए जल्दी जल्दी से बता दीजिए इसका सही आंसर क्या होगा। हाँ जी, बहुत बढ़िया। तो आप कहेंगे सर योगी आदित्यनाथ ने ही किया है, योगी आदित्यनाथ ने ही किया है। अच्छा ये है क्या? चलिए बता दीजिए बेटा ये है क्या? देखिए लखनऊ में, कहां पर किया गया है ये? लखनऊ में किया गया है। लखनऊ में शहीद पथ पर, लखनऊ में शहीद पथ के पास। कहां पर? शहीद पथ के पास। तो आप कहेंगे सर लखनऊ में, लखनऊ में शहीद पथ, शहीद पथ मेरी ससुराल है लखनऊ की। शहीद पथ इसलिए मुझे याद भी है क्योंकि जब मैं जाता हूं तो मैं देखता हूं ये नौसेना का है। किसको? नौसेना का, नौसेना का संग्रहालय है। और बेटा ये लखनऊ में शहीद पथ। अच्छा लखनऊ में एक और है ये जो फेमस है, एकाना स्टेडियम। कौन सा? एकाना। याद है क्या? भूल गए? एकाना, जिसे अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी हम लोग कहते हैं। चलिए नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में वाटर टैक्सी का संचालन शुरू किया जाएगा? हालांकि वाराणसी में हाइड्रोजन टैक्सी, हाइड्रोजन आप कह सकते हैं सर हाइड्रोजन
टैक्सी का संचालन किया जा चुका है, हाइड्रोजन टैक्सी का संचालन किया जा चुका है। ये गोरखपुर में होगा। कहाँ पर? रामगढ़ ताल, रामगढ़ ताल में, रामगढ़ ताल, रामगढ़ ताल झील है। और आप कह सकते हैं राप्ती नदी है। कौन सी नदी है? राप्ती नदी हो जाएगी, राप्ती नदी। और आप कह सकते हैं सर रोहिणी नदी हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, फ्लूटिंग रेस्टोरेंट कहाँ पर होगा? फ्लूटिंग रेस्टोरेंट की अगर बात होगी, फ्लूटिंग रेस्टोरेंट प्रयागराज में, फ्लूटिंग रेस्टोरेंट। ठीक है जी, रेस्टोरेंट। ठीक है जी, रेस्टोरेंट। चलिए नेक्स्ट है, लिखा 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन होगा। और जल्दी जल्दी से बता दीजिए भैया इसका क्या आंसर है। कौन कौन मेरा बच्चा बता रहा है? चलिए बहुत शानदार। तो आप कहेंगे बेटा कहाँ पर होगा? तो नासिक में। कहाँ पर होगा? 27वें राष्ट्रीय संस्करण का ये युवा, राष्ट्रीय युवा, तो आप कहेंगे 12 जनवरी को। क्यों होगा? क्योंकि 12 जनवरी को युवा दिवस है। क्या है? युवा दिवस, राष्ट्रीय युवा दिवस हो जाएगा। क्यों मनाया जाता है? विवेकानंद के उसमें, तो स्वामी विवेकानंद का क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे जन्म दिवस होता है। क्या होता है? विवेकानंद का, विवेकानंद का क्या है? जन्म दिवस होता है। ये महाराष्ट्र के नासिक में होगा, जिसमें लगभग 88,000 स्वयं सेवक बेटा हिस्सा लेंगे। स्वयं सेवक इसमें क्या करेंगे? हिस्सा लेंगे, सेवक। ठीक है जी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक। इसका शुभंकर क्या है? इसका अगर मैं बात करूं सर, इसका शुभंकर क्या हो जाएगा? शुभंकर तो आप कहेंगे सर भारतीय, भारतीय विशालकाय गिलहरी, भारतीय विशालकाय, विशालकाय गिलहरी। क्या नाम है उसका गिलहरी का? तो आप कहेंगे सर उसका नाम है सेकरू। क्या नाम है उस गिलहरी का? सेकरू। ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। हाल ही में विश्व हिंदी दिवस का ये क्वेश्चन मैंने कल भी करवाया था, एक इस प्रकार का कल भी कराया था। यहाँ पर प्रवासी दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। ये तो मैंने कल भी आपको बताया था, एक क्वेश्चन है ना। चलिए नेक्स्ट, हाल ही में सतत ऊर्जा सहयोग को बढ़ावा देने हेतु ग्रीन फ्यूल अलायंस इंडिया किसने लॉन्च किया है? चलिए जल्दी जल्दी से बता दीजिए भैया इसका सही आंसर क्या होगा। कौन कौन बच्चा बताएंगे? चलिए तो हम कहेंगे बेटा ग्लोबल, अगर मैं बात करूं बेटा ग्लोबल इन्वेस्टर, ग्लोबल इन्वेस्टर मीट, तो आप कहेंगे 2024 में हुआ, 2024 में। और इसमें बेटा डेनमार्क के साथ, डेनमार्क के साथ पहले भी समझौता हुआ था 2020 में। 2020 में भारत और डेनमार्क के साथ समझौता हुआ था, भारत प्लस डेनमार्क के साथ समझौता हुआ था। अब इसको और बढ़ाया गया है। नेक्स्ट है कि वर्ष 2024 में यूनेस्को के 46वें सत्र की अध्यक्षता कौन करेगा? देखिए यूनेस्को ने, भारत ही करेगा, ये तो मैंने अभी बता ही दिया है। ये अगर मैं बात करूं सर ये कब से कब तक होगा, तो ये मुझे बता दीजिए कि भारत में यूनेस्को ने, भारत के यूनेस्को कि भारत के कितने, यूनेस्को भारत के कितने स्थल होंगे? 42 हो जाएंगे। कि सर 41वां कौन सा है? 41वां कौन सा बना है 2023 में, और 42वां कौन सा बना है? तो 41वां बना है शांति निकेतन। कौन सा? शांति निकेतन। आप कहेंगे सर शांति निकेतन, शांति निकेतन बेटा कौन सा बना है? शांति निकेतन बना है। और 42वां बना है बेटा होयसल मंदिर। कौन सा? होयसल मंदिर समूह, होयसल मंदिर समूह। ये कहाँ पर है? कर्नाटका में। कहाँ है ये? कर्नाटका में हो जाएगा। और ये कहाँ होगा? पश्चिम बंगाल में। कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में। अच्छा, शांति निकेतन की स्थापना 1863 में की थी देवेंद्र नाथ टैगोर ने, जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर के पिताजी थे। कौन थे बेटा? महर्षि देवेंद्र नाथ टैगोर। कौन थे? देवेंद्र नाथ टैगोर, देवेंद्र नाथ टैगोर। चलिए तो आप लोग कहेंगे सर इसका आंसर बताइए। उत्तर प्रदेश के किस जनपद में प्रदेश का पहला इंटीग्रेटेड एग्रो मिल्क और वर्ण संकर पशु उत्पादन केंद्र लोकार्पण किया जाएगा? ये आपका होमवर्क रहेगा। और कल के लिए जो याद करने वाला वर्दी वाले क्वेश्चन है वो क्या है? वर्दी वाले क्वेश्चन क्या है? चलिए चलिए
बेटा खास लखनऊ में अमौसी एयरपोर्ट के पास मेरी ससुराल है। ये आपके बेटा क्या है कि टाई ऑफ प्रोटेक्शन शब्द किस त्योहार से संबंधित है? रक्षाबंधन से। भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू विमान वाहक कौन है? अभिलाषा बराक हैं। भारत की पहली महिला कमांडो ट्रेनर कौन है? डॉक्टर सीमा राव हैं। किस भारतीय क्रिकेटर को द वॉल के नाम से जाना जाता? क्रिकेट यानी कि टेस्ट मैच की दीवार कहा जाता था राहुल द्रविड़ को। डेविल्स एडवोकेट द अनटोल्ड स्टोरी किसकी है? करण थापर की। लिखा है बेटा सोशल हार्मनी पुस्तक नरेंद्र मोदी की है। राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला नई दिल्ली में है। और देश का पहला स्वनिर्मित ड्रोन नौसेना की तीसरी आंख कही जाएगी बेटा दृष्टि। ये बेटा आज ही देश को समर्पित हुआ है। ठीक है। और परमहंस मंडली के संस्थापक थे दादोबा पांडुरंग और इसकी स्थापना 1849 में होती है। और बेटा आर्य महिला समाज पंडिता रमाबाई। ठीक है। कल ये मैं जरूर पूछूंगा आप लोगों से। आशा करूंगा क्लास अच्छी लगी होगी, तो एक बार कमेंट करके जरूर बता देना कि भैया मजा आया पढ़ने में, कल मैं और मेहनत करूंगा। ठीक है। तो सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। 25 का आंसर गलत बता दिया मैंने। ओहो, कहां पर गलत बता दिया? कौन सा क्वेश्चन है जी? 26वां। अच्छा, 25वां ये है गोरखपुर। सही है बेटा, सही आंसर है। कहाँ इसमें आप कुछ भी पढ़ रहे हो, है ना। हालांकि मैंने बता ही दिया आप लोगों को। चलिए, नॉर्मल है। आप लोग बताइए, एक दो को तो आप गलत ही बताते हैं, है ना। चलिए, तो आशा करता हूँ क्लास अच्छी लगी होगी। सभी को जय हिंद, जय भारत। अभी रीजनिंग की क्लास होगी संदीप सर की, तो कहीं जाए ना, रीजनिंग की क्लास जरूर लें।